आपके साथ विजय रावत। बगल में मेरी वन्ना रावत बैठी हुई हैं। 22 साल की वन्ना रावत है, लेकिन इनसे बड़े बड़े अधिकारी, ठेकेदार और नेता भी डरते हैं, क्योंकि दिखने में जितनी भोली भाली है, जितना शकल आपको लग रहे होंगे, शकल पे मत जाइएगा, उतनी ये खूंखार भी है। वैसे ही इन्हें बांगर की शेरनी नहीं कहा जाता। तो वन्ना दी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका और परवजन का भी, जो हर 6 महीने में मेरा इंटरव्यू लेते रहते हैं और हमारी तमाम खबरों पे नज़र डालते रहते हैं। लगातार हम देखते हैं फेसबुक के माध्यम से, और आप पे कई बार आप कहते हैं कि मुझ पे केस करने की भी धमकियां दी जा रही है। तो हमें भी लगता है कि 22 साल की वंदना है और इतना मुखर रहती है अपने क्षेत्र के लिए। क्या कुछ समस्याएं हैं? अभी सुनने में आया था कि कुछ 17 जनप्रतिनिधि, 17 का खतरा आप पर मंडरा रहा है, क्या कुछ है वो बात? जी बिल्कुल, खतरा तो अब होगा ही। जब काम थोड़ा सा इस तरीके से हम जब समाज में एक फेस बनकर जाते हैं तो खतरा ही रहता है, और मेरे पे कुछ ज़्यादा ही खतरा इस बार है। कुल मेरे को धमकियां आ रही हैं, मुकदमे की बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि मुकदमा किस बात पर हुआ है। मुकदमा इसलिए किया जा रहा है कि मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ उठा रही हूँ, अपने क्षेत्र के लिए मैं कुछ विकास की मांग कर रही हूँ, और उस पर मुझे मुकदमा करने की या तमाम धमकियाँ दी जा रही हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉलिंग मेरे लगातार चल ही रहा है। जब से मैंने अपने यहाँ की रोड की बात करी है कि हमारी रोड अस्त ध्वस्त हो रखी है। उनका कहना तो है कि धमकियां आप भी दे रही हैं। आप तो कहती हैं कि सीधा सीधा जूते मारो उनको, चप्पल मारो उनको, जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं। जी बिल्कुल, जूता चप्पल तो एक नॉर्मल शब्द है। इनका कहना है कि अब हमें मतलब बहुत अपशब्द बोले गए हैं, और मैंने कहा जूता चप्पल मारने के अलावा मैंने कोई अपशब्द किसी को नहीं बोला है। अपशब्द का मतलब क्या समझते हैं सर आप? अपशब्द का मतलब वो शब्द जिसको हम दोबारा दोहरा ना पाए, अब शब्द वही हुआ। जूता चप्पल तो हम नॉर्मली किसी तो को भी आपने बोल। नाम लेके, पर्टिकुलर नाम लेके बोला था कि ये, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी थी आपकी, उसमें आपने कहा था कि जो भ्रष्टाचारी हैं, ये जो लोग हैं, उनको जूते चप्पल मारो। तो वो लोग बुरा क्यों मान रहे हैं? कि क्या वो खुद अपने आप को भ्रष्टाचारी मतलब साबित कर रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, और वंदना ने हमारे लिए बोला है कि हमको जूते चप्पल मारो? जी बिल्कुल, अब वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब मैंने पर्टिकुलर नाम ही नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि उस जनप्रतिनिधि को पकड़ो और जूता मारो। मैंने जूता मारने की बात ठेकेदार को भी करी थी कि जो ये ठेकेदार रोड का बजट खा जाते हैं, 5-5 करोड़ का बजट गवर्नमेंट देती है, और इन पे सिर्फ टाल अलग आ रहे हैं और निकल रही है। तो मैंने उनको कहा था कि ये तो स्कॉर्पियो में आएंगे, बुलेरो में आएंगे, थार में आएंगे, इनको कहाँ दर्द होगा? दर्द तो हम लोगों को होगा ना, जो उस रास्ते से रोज गुजर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे लोगों को भी जो ठेके ले रहे हैं, गाँव वाले विशेष ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखते हैं और आपके बीच में कोई गड़बड़ी ये करते हैं तो सीधा जूता मारो। तो ठेकेदारों का तो फ़ोन ही नहीं आया, लेकिन नेता भड़क गए। तो मुझे लगता है कि नेता ही ठेकेदार है। अच्छा, नेता ही ठेकेदार है। बहुत अच्छी बात बोली है कि ठेकेदारों का फ़ोन नहीं आया जिनके लिए कहा गया था, लेकिन नेताओं का फ़ोन आ गया। एफआईआर भी दर्ज हुई है, सुनने में आया था कि आप कह रहे थे कि कुछ लोग एफआईआर दर्ज करने भी जा रहे हैं। जी, 17 जनप्रतिनिधि गए थे हमारे जखोली ब्लॉक में मुकदमा दर्ज करने के लिए, लेकिन पता नहीं, पहले मुझे पटवारी का फ़ोन आता है कि तुम पे मुकदमा दर्ज किया गया है। मैंने कहा रेगुलर पुलिस में डाल दो, मैं केस हैंडल कर लूँगी। अगर मैंने इतना बड़ा क्राइम करा है तो झेलने के लिए भी तैयार ही हूँ। मैंने कहा बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने क्या क्राइम किया है। आज तक तो उनको फांसी नहीं हुई जिन्होंने इतने बलात्कार कर दिए, इतने चोरी चकारी कर दी, इतने मर्डर। लेकिन मैंने कहा मैंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई तो चलो कोई बात नहीं, मैं मुकदमा झेल लूँगी। लेकिन फिर दूसरे दिन पटवारी का मुझे फ़ोन आता है कि आप पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। फिर मैंने तहसीलदार को फ़ोन किया, मैंने कहा सर क्या मुकदमा हुआ, कौन सी धाराओं में? मुझे तो जानकारी होनी चाहिए, मुझे उसकी कॉपी चाहिए, तभी तो मैं जानूंगी कि हाँ। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने नहीं लिखा। तो ये हो सकता है कि डराने के लिए बोला गया हो। तो मैं पटवारी से क्यों डरूंगी भाई? खा इन्होंने रखा, मैंने थोड़ी खा रखा है। मैं तो अपने क्षेत्र के लिए मांग रही हूँ कि मेरे क्षेत्र का जो हक है उसको दो। बिल्कुल, डराने के लिए कहा होगा, क्योंकि अक्सर यही होता है कि डराने के लिए मुकदमों की धमकी दी जाती है। और ध्यान से देखेगा, 22 साल की हैं केवल ये वंदना रावत, तो कितना मुखर होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और परवजन भी निरंतर उन लोगों को आपको दिखाता रहता है जो वाकई में ज़मीन पे काम करते हैं। तो वंदना, डर नहीं लगता है कि अभी मुकदमे हो जाएंगे? 22 साल की अभी कुल हो, अभी आगे शादी भी होनी है, घर वाले भी हैं, तो डर नहीं लगता है कि आगे क्या होगा? बिल्कुल एकदम आप तो शेरनी की तरह बिल्कुल दहाड़ देती हैं, और आदमी जो बाकी लोग हैं वो तो डर जाते हैं, आप खुद डराने की धमकी दे देते हैं उसके बाद। देखिए सर, डरता कौन है? जो चोर रहता है। जब मैं चोर हुई नहीं, जब मैंने किसी को ना अपशब्द बोला, ना मैंने किसी को गाली गलौज किया, रही बात अपने क्षेत्र की, तो वो हर एक व्यक्ति का अधिकार है और उसका पूरा अधिकार है कि वो मांगे। अधिकार, मौलिक अधिकार तो सबको पता ही है कि हमारे मौलिक अधिकार, उनमें से स्वतंत्रता और समानता का भी अधिकार है। जब गवर्नमेंट खुद बोलती है लड़की को पढ़ाओ, लड़की को बढ़ाओ, तो क्यों ना बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो क्यों ना हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें? अब यहाँ पर हमारे क्षेत्र का क्या है
कि वहाँ पर गुटबाजी चलती है खुले आम। वो तो हर क्षेत्र में है। हमारे यहाँ ज़्यादा ही है सर, जहाँ जितने बड़े नेता वहाँ उतने भ्रष्टाचार नेता। तो यहाँ पर गुटबाजी चलती है, षड्यंत्र रचाएंगे कि इस लड़की को ये कैसे आगे आ गए हमारे, इनका मतलब एक वो बन चुका है कि हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। अच्छा अच्छा, वरना फिर खुद ही आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आती? अब तो 22 साल की होगी, अब तो चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता की लगातार आवाज़ उठा रही हैं। खुद पॉलिटिक्स में आ जाइए ना, क्यों नहीं उतरते? अगर हमें गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में तो उतरना ही पड़ेगा। देखिए सर, ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल में आकर ही गंदगी साफ़ हो सकती है। मेरा मानना है कि अगर हम आम जनता की आवाज़ बनकर इस गंदगी को साफ़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसे राजनीति की, जैसे पॉलिटिकल तो चलो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि आप ही नेता बन जाओ, तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने उनकी चोरी करी हो, ऐसे देखने लग जाते हैं। अब मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूँ कि वहाँ पर 17 लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने उनका खा रखा होगा और वो मुझे पाल रहे होंगे। बाकी लोग तो खुश हैं, बाकी लोगों का सपोर्ट कैसे मिलता है? जो आम लोग हैं, गांव के बेचारे, उनका कैसे सपोर्ट मिलता है? आपके साथ खड़े हैं कि वो भी कहते हैं कि यार ये लड़की है, कुछ ही बोलती रहती है? नहीं नहीं, बाकी सभी लोगों का मेरे साथ बहुत अच्छा वो है। और जब मैं थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा सैड हो जाती हूँ तो मुझे क्षेत्र से फ़ोन आने लग जाते हैं। अच्छा। कि बेटा तू डरना मत, सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे जहाँ मुकदमा होगा। तो फिर जहाँ मातृशक्ति मेरे साथ है वहाँ किसी का डर कैसे, किस बात का? वो खुद कहती हैं कि अगर तुझे कहीं कोर्ट जाना पड़े हमें बुला लेना। वहाँ की तमाम महिलाएं हैं जो विधवा हैं, वो कहती हैं कि हम साथ में आएंगे, तू डरना मत। तो बिल्कुल, अपनी हक हकूक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और कोई हक हकूक के लिए लड़ाई वरना लड़ रही है। वो कहते हैं ना कि जिंदा है तो जिंदा नज़र आना भी बड़ा ज़रूरी है। तो वरना फिर अब आगे क्या करने वाले हैं? पहले आप समाज सेवा करते थे, कई हमने देखा वरना एक फाउंडेशन भी चलाती है, उसमें कई जो निर्धन कन्याएं हैं उनकी शादी भी करवाई है आपने, एजुकेशन भी देखा है, बच्चों को जो एजुकेशन वगैरह आप दे रही हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके साथ साथ राशन भी देती हैं। कोरोना के टाइम पे हमने देखा था कि कितना राशन आपने बांटे थे। मात्र 22 साल की वंदना है, आगे क्या विचार है अभी करने का? जी, समाज सेवा तो चल ही रही है। अभी शादी भी हमने इस साल में 14 शादियां करवा चुके हैं। एक साल में वैसे 13 का टारगेट था, पर हमारी पूरी 14 शादियां हो चुकी हैं। और एजुकेशन में भी हमारे चल ही रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये पढ़ाई मित्र केंद्र चल ही रहे हैं। और राशन भी अभी जा ही रहे हैं क्योंकि अनाथ बच्चे हैं। इसीलिए मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई यही है कि उन अनाथ बच्चों का आज तक बीपीएल राशन कार्ड नहीं है। सोचिए आप, अनाथ बच्चे हैं। यहाँ तो जिनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं, उनके घर में हमने देखा कि उनका प्रधानमंत्री आवास भी उनको मिल गया, बीपीएल कार्ड भी उनके बन गए, सब कुछ सारी सुविधाएं उनको मिल जाती हैं। यही मेरी लड़ाई है। उन लोगों को बीपीएल कार्ड नहीं बना रखा, बीपीएल राशन नहीं मिलता है, जिनके बच्चे अनाथ हैं वहाँ राशन हम ही पहुँचाते हैं। तो और लड़ाई किस बात की है? मैं कहती हूँ कि तुम खाओ, जब बने हो तो खाओ भी, लेकिन थोड़ा सा भी तो करो लोगों के लिए। अब तुम खाली अपना ही भरोगे तो ऐसा कहाँ होगा? थोड़ा बहुत उन अनाथ बच्चों को देखो, उन विधवा महिलाओं को देखो, उनके लिए ज़्यादा नहीं, 5-10 का आता है तो 5 का उनको दो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ा सा तो करो। यही लड़ाई है मेरे अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से। तो अनाथ बच्चों की जिम्मेदारियां भी हैं, अब निभा ही रहे हैं, करना तो है ही। तो वहाँ पर 3-4 अनाथ बच्चे हैं जिनको हर महीने राशन पहुँचती है। और अगर एक महीने में भूल गई है, 1-2 दिन ऊपर हो गए, तो बच्चे खुद से फ़ोन करते हैं। ये जो इसके फंडिंग कहाँ से इकट्ठा करते हो आप लोग? मतलब कहाँ से आते हैं इसके पैसे? क्योंकि आपका ऐसा खुद का कोई कारोबार वगैरह नहीं, तो कहाँ से इकट्ठा करते हो? ये मेरे साथ काफ़ी सारे समाज सेविक टाइप के लोग जुड़े हैं जिनके मन में दया है लोगों के प्रति। वहाँ अमेरिका से श्रीकांत नौटियाल जी हैं, हमारा समूह फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट है, फिर क्या बोलते हैं अरुण लोहिखवाल जी हैं, कई सारे लोग हैं ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन पवार जी हैं। तो वो लोग कहते हैं कि वरना जब तू धरातल पे कर रही है तो थोड़ा सपोर्ट हम करते हैं, थोड़ा तू चल, अगर राशन का खर्चा हम देते हैं तो किराया तू दे। तो ऐसे में हम लोग सबकी मदद करते हैं। मेरे पिताजी हैं, खुद दुबई में है, तो वहाँ से पिताजी भी काफ़ी हेल्प करते हैं कि बेटा जहाँ पर, मम्मी भी मेरी ऐसी नेचर की है, मम्मी भी बोलती है कि मेरे दरवाजे पे जो भूखा पेट आया, भले मेरे बच्चों के लिए ना हो लेकिन उनको एक रोटी ज़रूर देना। तो मेरे मौसी लोग हैं आसपास में, तो सभी उसी नेचर के हैं। आपने देखा होगा जब हम मिलजुल के समाज के लिए करते हैं। लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं और जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं? फेसबुक पेज से, या मैं तो ये कहूँगी कि मेरे से जुड़ने का तो क्या वो है, लेकिन जब आपको दिख रहा है आसपास कुछ भी हो रहा तो ज़्यादा नहीं, हमारे पास करोड़ों का तो नहीं है, लेकिन कोई भूखा है उसको 1 रोटी खिला दी, कोई प्यासा है उसको 1 गिलास पानी पिला दिया,
कोई अपने ही गांव में, अगर हम अपने ही गांव में किसी की जिम्मेदारी ले कि ये अनाथ बच्चा है, तो गांव वालों ने 100 रुपये मिला करके उस लड़की की शादी करवा दी या एजुकेशन का खर्चा उठा दिया। तो इस तरीके से समाज सेवा होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी तुम पर्टिकुलर मेरे से जुड़ो, मेरे से जुड़ने का क्या मतलब है, मैं कोई वो थोड़ी हूँ। लेकिन अपने क्षेत्र के लिए अगर आपको कुछ करना है, आपके मन में सच में है कि मुझे सेवा कर, क्योंकि कई मैं एनजीओ देखता हूँ जो खाली जो गवर्नमेंट से फंडिंग तो लेते हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं करते हैं, फर्जी एनजीओ वगैरह चल रहे हैं। तो लोग जो वाकई में काम भी करना चाहते हैं वो ऐसे एनजीओ को देख के उनका मन भी दुखी होता है, इसलिए एनजीओ से भी उनका भरोसा उठ चुका है। तो इसमें क्या कहना चाहिए? जी, काफ़ी सारे ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड में। मैं भी काफ़ी झेल चुकी हूँ ऐसे लोगों को। मेरे को फ़ोन आता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ हमारा, मैं बोलती कि मैं तो नहीं बता सकती ना कि क्या हुआ क्या नहीं। तो कई लोग ऐसे हैं जो एनजीओ से टूट करके खुद से सेवा करते हैं। उन्होंने देखा कि वंदना रावत ने पोस्ट करी तो ये पोस्ट 100% सही होगी, तो वो सीधा उसी परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं। तो मैंने कहा अगर ये भी बहुत बढ़िया है, परिवार को लाभ भी होगा और आपकी सेवा भी हो जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर एनजीओ के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक भी हमारा है, समूह फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट है, उस पर कार्य देख लीजिए। और आपको लगता है कि इस फैमिली को ज़रूरत है तो सीधा हमें फ़ोन करके बोलिए कि उस परिवार के पास पहुंचा दीजिए। तो ये भी एक माध्यम है जुड़ने का। और मैं तो कहूँगी कि सबसे स्वतंत्र तो वही है कि अपने गाँव में 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, किसी की ज़रूरत है तो उनको मदद पहुँचा दीजिए। अभी आगे का और क्या कुछ टारगेट लेके चल रहे हो आप अपने क्षेत्र के लिए? अब तो बहुत कुछ है सर। अभी मैंने ITI डाल रखी है 17 लोगों पे, उसकी जैसे मुझे रिपोर्ट आती है तो तब तो खलबली ही मच जानी है। देखिए वंदना भी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वंदना भी आगे बढ़ रही है। RTI लगानी भी अब शुरू हो गई, तो अभी जवाब आया नहीं आया RTI का? अभी जवाब नहीं आया, 6 तारीख को दी है मैंने, पर जवाब तो नहीं आया सर। लेकिन कॉल इतनी आ रही है कि अब मैं मिली नहीं हूँ किसी से, मैं ये ऐसा झूठ कैसे बोल लूँ कि पैसे आ रहे हैं या ये, लेकिन कॉल इतनी आ रही है। बड़े से बड़े ठेकेदार मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं मैडम आप कहाँ हो। मैंने कहा घर पे है भाई, अब घर बार यही है तो यही होना है हमने, कि आपने हमें बुलाया नहीं। मैंने कहा आज 2017 से लेके आज तक किसी क्षेत्र का प्रतिनिधि हो, क्षेत्र का ठेकेदार हो, कुछ भी किसी ने फ़ोन नहीं किया। जैसे ITI की सूचना मैंने फेसबुक में दी है, मेरे पुराने से पुराने दोस्त मिलने के लिए बुला रहे, बताइए। तो इसका मतलब कहीं पूछा नहीं कि भाई क्यों मिलने के लिए बुला रहे हैं, क्या बात है, जरा बता दो, फ़ोन पे ही बता दो। नहीं बता रहे ना। परसों तो मैंने मतलब मेरे घर के कॉलोनी तक पहुंच गए कि आपसे मिलना है, जिनको मैं जानती नहीं हूँ वो मुझे मिलने आ रहे। मैंने कहा मैं नहीं मिल सकती ना ऐसा, अब कौन सा मैंने किसी की चोरी करी है। मिलने में क्या है, मिल लीजिए, पूछ लीजिए कि हाँ भाई क्या है बताइए। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र होता है, वो घर के रिश्तेदार को भेजेंगे और वो कन्विंस करके ITI वापस लेने के पक्का फिराद में है कि इससे ITI वापस लेने के लिए बोलते हैं। अब रिश्तेदारों के सामने तो हर कोई झुकता है, अब घर वालों के सामने दबाव बनाएंगे तो मजबूरी हो सकती है कि मैं झुक जाऊँ। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मुझे हटना पड़े पीछे, इसलिए मैं मिलना नहीं चाह रही हूँ। तो मेरा ये है कि जब तक जवाब नहीं आता है मैं ना ही किसी जनप्रतिनिधि से मिलना चाहूँगी, ना किसी दोस्त यार से। क्यों मिलना मैंने दोस्तों से भी। आप खलबल ये होगी कि लोगों को लग रहा होगा कि कहीं हमारे नाम की RTI तो नहीं लगा दी, कोई दूसरा ठेकेदार सोच रहा होगी मेरे नाम की तो नहीं लगा दी। अब 17 लोगों की है, हो सकता है 17 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर उन लोगों पे तो ज़रूर लगाऊंगी मैं जिन्होंने क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर रखा है, उन पे तो मैंने लगाई। एक पोस्ट भी आपने डाली थी जिसमें आपने दिखाया था कि जो सड़क है उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, और दूसरी तरफ एक खबर आपको शायद जो हमारे रेगुलर दर्शक होंगे उनको पता होगा कि जहाँ पे 5 स्टार हयात होटल बन रहा है 1 करोड़ 10 लाख की ये सड़क बनी है, और केवल व केवल एक होटल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और दूसरा पहाड़ों में आप देखिएगा, जो वंदना ने भी एक पोस्ट डाली थी, केवल वंदना ने एक पोस्ट डाली थी लेकिन ऐसे कई हजारों इलाके उत्तराखंड में। तो वंदना आपको क्या कहना है कि एक हमने खबर चलाई थी, आपने भी देखी होगी, एक होटल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 1 करोड़ 10 लाख की सड़क बना दी, और गांव वाले बेचारे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क नहीं बन रही है। कुछ लोगों ने वोट भी नहीं दिया इस बार की, वोट रोड नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो वही है ना, मैंने कहा ना कि गुटबाजी चल रही। अपने घर के सामने इन्होंने इतना अच्छा बना रखा ना, टाइल्स टूल्स बिछा के, बाकी रास्ता सब खत्म। रोड की तो मैं बात, हमारा मेन मोटर मार्ग ऐसा हो रखा है कि अगर कोई वहाँ जाना भी चाहे ना, वो आध रास्ते से लौट जाएगा, बोलेगा क्या करना है, मरने जाना मैंने। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारी मातृशक्ति को होता है। अभी बीच में डिलीवरी का भी टाइम चल रहा है कि कई लड़कियों ने किस बच्चे खो दिए, कई हमने माताएं खो दी, लेकिन थोड़ा सा भी इनको शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी इनके मन में दर्द नहीं है, थोड़ा सा भी इनको पीड़ा नहीं है अपने क्षेत्र के प्रति। और जब इनको रोड की बात मैंने करी है कि इस रोड का कुछ तो करो, तो तब कहते हैं कि आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा अगर इस रोड बनने में क्रेडिट मिलता है तो कोई बात नहीं, तुम क्रेडिट ले लेना, रोड तो बनाओ। अब ऊपर से इन्होंने बोर्ड पहले लगा दिए सर, 1.5 लाख के इन्होंने बोर्ड लगा रखे।
तो वो कहते हैं कि सर हम 1.5 लाख का बोर्ड किस मुंह से लगाएं जब हमारी रोड की स्थिति खराब है। इन 1.5 लाख का बोर्ड का मत दो, अब पहले हमारी रोड ठीक करो, कम से कम थोड़ी सी पेंटिंग तो करवा देते। लेकिन हर प्रधान के नाम पर, हर क्षेत्र पंचायत के नाम पर, हर जिला पंचायत के नाम पर बोर्ड लगा होगा। अब मैंने कहा तो गवर्नमेंट से मांग करते। एक लड़की पर मुकदमा करने के लिए 17 लोग खड़े हो जाते हैं और एक रोड के लिए एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरे बांगर क्षेत्र का, सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। एक लड़की पर मुकदमा करने के लिए 17 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब एक रोड सही करने की बारी आती है, जो वंदना ने बोला है कि भाई ये रोड तो सही करो, वो रोड सही नहीं होगी, लेकिन वंदना पर एफआईआर दर्ज कराने की धमकी जरूर आएगी। तो सोचिएगा कितनी बड़ी लड़ाई वंदना लड़ रही है। और आपको भी लगता है कि अगर आप खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम उन लोगों का सहारा तो बनिए, उन लोगों को मोटिवेट तो करिए जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वंदना जैसी जो लड़कियां हैं समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि किस प्रकार से जो अपना क्षेत्र, जो दूरस्थ क्षेत्र है, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक हकूक़ को, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रही। तो वंदना बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत आपको साधुवाद भी आपके अग्रिम भविष्य के लिए जो आप काम कर रही हैं। यूं ही प्यार आपको बना रहे दर्शकों की ओर से भी और आपके क्षेत्र की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज का कि आप लोग हमेशा ऐसी ऐसी खबरें दिखाते हैं। अब मैं तो कई लोग फ़ोन भी कर रहे थे कि आपको कोई बड़ा पत्रकार जानने वाला है। मैंने कहा बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं और अपना प्यार हमेशा देते रहते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जन जन तक इस मुद्दे को पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ वंदना रावत। और वंदना रावत से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वंदना रावत का खुद का फेसबुक पेज है, उसमें आप फॉलो कीजिए, उनको मैसेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि वंदना अच्छा काम कर रही हैं तो उनको ज़रूर आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत शानदार काम अपने बांगर क्षेत्र के लिए कर रही हैं और अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधियों, नेताओं और ठेकेदारों की नींदें हराम उन्होंने की हुई। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना परवत जन डिजिटल।